हमें आए दिन जो है पेपर में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ तरह तरह की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं ये देखने को मिलती है और पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप लोग भी पेपर के माध्यम से पढ़ते होंगे। अब सवाल है कि महिलाओं के प्रति जो इतने अपराध हो रहे हैं, जो इतनी घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या कानून की कमजोरी उसके पीछे कारण है या किसी व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन? क्या कारण है जिसके चलते महिलाओं के खिलाफ इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं? अगर हम विचार करें कि कानून की कमजोरी पर, तो कानून की कमजोरी इसका कारण नहीं है, क्योंकि कानून जो है कड़ा बना हुआ है। और रही बात व्यक्ति के चरित्र और आचरण की, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसके पीछे व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं, कानून तो कठोर बने हैं, लेकिन अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार कानून उतने कठोर नहीं है जितना महिलाओं के दुष्कर्म के मामले में है। और जहाँ तक व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता का सवाल है, तो इस मामले में मेरा यही मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक पतन ही है। अब दोनों कारणों में अगर हम पूछें कौन सबसे महत्वपूर्ण कारण है महिलाओं के खिलाफ अपराध होने में, कानून की कमजोरी या व्यक्ति का नैतिक या चारित्रिक पतन, किसे आप जिम्मेदार ठहराएंगे? कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो जहाँ तक हम समझते हैं कि व्यक्ति की जो नैतिकता है, व्यक्ति का जो चारित्रिक पतन है, वह इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। और ऐसा मानने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। और आप लोगों ने एक मनोविश्लेषक का नाम सुना होगा, फ्रायड का, जो ऑस्ट्रिया के मनोविश्लेषक थे, जिन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो ये सब घटनाएं हो रही हैं, उसमें व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन ही जिम्मेदार है। तो उनके अनुसार उन्होंने उनका एक सिद्धांत था, इड, ईगो और सुपर ईगो, सिगमंड फ्रायड का। उसके अनुसार किसी बालक का विकास जो होता है वह इन तीन परिस्थितियों से होकर के गुजरता है। ये तीन अवस्थाएं हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इनसे गुजरते हुए, इन तीन अवस्थाओं से गुजरते हुए किसी व्यक्ति, किसी बालक का विकास होता है। तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया, इड, ईगो और सुपर ईगो, तो इसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रथम अवस्था है, पहली अवस्था है, वह है इड। इड को फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य की यह स्वाभाविक दैहिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। अब इसको सरल शब्दों में हम समझते हैं, इड क्या है। जैसे मान लीजिए कोई बालक, कोई किशोर, कोई व्यक्ति किसी अपरिचित महिला को देखता है, किसी अनजान महिला को देखता है, किसी सुंदर महिला को देखता है और एकांत में देखता है, तो उसके मन में यह इच्छा होती है कि हम उससे बात करें, हम उसका किस करें, हम उसका आलिंगन करें। यह उसके मन में जो इच्छा आती है, इसी को फ्रायड ने इड कहा। इसको फ्रायड ने यह बताया है कि सभी मनुष्यों में इस तरह की इच्छाएं दमित रूप में पाई जाती हैं और यह एक तरह से नेचुरल है, यह प्रकृति प्रदत्त है और कोई भी इससे वंचित नहीं है। प्राथमिक अवस्था में साधु, संत, महात्मा सब इस अवस्था से गुजरे हैं। तो ये जो पहली जो अवस्था है,
इड की यह मतलब किसी महिला को देखने के पश्चात जब उसके मन में इस तरह की इच्छा होती है, जब इस तरह की सोच डेवलप होती है, भावना होती है कि हम उसका आलिंगन करें, हम उसका चुंबन करें, तो इसको इड कहा गया है। लेकिन दूसरे ही क्षण दूसरी अवस्था आती है जिसे फ्रायड ने ईगो कहा है। दूसरे ही क्षण उस मनुष्य में, उस व्यक्ति में यह विचार आता है कि अगर किसी अनजान महिला का, किसी अपरिचित महिला का, किसी सुंदर महिला का अगर हम किस करते हुए पकड़े गए, आलिंगन करते हुए पकड़े गए, तो हमें दंडित होना पड़ेगा, हमें सजा पड़ सकती है, या हमें कोई पीट सकता है, मार सकता है। तो दूसरे क्षण में उसके अंदर ये भावना आती है। तो ये जो भावना आती है, इसको फ्रायड ने वास्तविकता से नियंत्रित व्यवहार बताया है, और यही सच्चाई है। अगर इसको हम देखें तो आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उसका कारण तो यही है ना कि जब महिला कोई एकांत में होती है, जब सुनसान जगह पे होती है, या जब कोई देखने वाला नहीं होता है, जब कोई देख नहीं रहा होता है, तब इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो इसे जो है फ्रायड ने ईगो कहा, मतलब कि अवसर देख करके काम करना चाहिए। जैसे हमें कोई देख न रहा हो तब हमें ये काम करना चाहिए, यही होता है ना। जो भी घटनाएं होती है महिलाओं के खिलाफ, वो यही होता है, अवसर को देख करके काम करना। तो इसे फ्रायड ने क्या कहा है? वास्तविकता से नियंत्रित व्यवहार कहा है, और यही सच्चाई है। तो ये जो है ईगो है। उसके बाद एक तीसरी अवस्था आती है, उसको फ्रायड ने सुपर ईगो कहा है, मतलब इसको नैतिकता से नियंत्रित व्यवहार कहा गया है। इस अवस्था में जब कोई व्यक्ति किसी अनजान महिला को देखता है, किसी अपरिचित और सुंदर महिला को देखता है, एकांत में देखता है, तो उसके अंदर ये भाव नहीं आता है कि हम उसका आलिंगन करें, हम उसका किस करें। उसके अंदर उस महिला के प्रति बहुत ही सुंदर भाव आता है, बहुत ही पवित्र भाव आता है। जब किसी पुरुष में किसी महिला को देखने के पश्चात एकांत में अगर इस तरह के भाव आवे, पवित्र भाव आवे, सुंदर भाव आवे, तो यह माना जाता है कि उसका सुपर ईगो मतलब नैतिकता पे पूरा नियंत्रण है। तो कुल मिलाकर के जब कोई बालक, किशोर व्यक्ति जिसका जितना अधिक नैतिक विकास होगा, जितना उसका नैतिकता पर अपना पकड़ होगी, जितना उसका नैतिक स्तर मजबूत होगा, जितना उसका नैतिक स्तर जो है दृढ़ होगा, जितना उसका नैतिक स्तर उच्चतम स्तर होगा, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध उतना ही कम होंगे। यही होता है ना। अगर किसी व्यक्ति की नैतिकता और उसका चारित्रिक जो है लेवल काफ़ी अच्छा है, ऊंचा है, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध होगा? नहीं होगा ना। तो ये सुपर ईगो है, मतलब कि नैतिकता से नियंत्रित व्यवहार है। तो जितना सुपर ईगो हमारा मजबूत होगा, उच्चतम स्तर होगा, उतना ही महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होगा, उतना ही जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध से लोग बचेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि सुपर ईगो का जो विकास है ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जो नैतिकता का विकास है, कोई एक दिन का काम नहीं है, कोई एक महीने का भी काम नहीं है, और ये कोई एक साल का भी काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जो है नैतिक कहानी पढ़ लिया, सुंदर कहानी पढ़ लिया, तो वह नैतिक हो गया। मतलब ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नैतिकता का जो विकास होता है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम जो है धार्मिक प्रवचन सुन लिए, तीर्थाटन कर लिए, या मंदिर में दर्शन कर लिए, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद हो गया। ऐसा नहीं है। और यह भी नहीं है कि कानून से हम नैतिकता को विकसित कर सकें।
ऐसा भी नहीं कि हम कानून का डंडा चला करके किसी व्यक्ति को नैतिक बना दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार के अनुशासन में हम रहेंगे, जिस प्रकार के प्रभाव में हम रहेंगे, जिस प्रकार के माहौल में हम रहेंगे और जिस प्रकार के संगत में हम रहेंगे, वही हमारी नैतिकता का निर्धारक होगा। यही है ना। लेकिन अब सोचिए, आज का जो सामाजिक प्रभाव है वह कैसा है। आज जो हमारे बच्चों पर, लड़कों पर, युवाओं पर जो समाज का प्रभाव पड़ रहा है वह कैसा है, उसको देखिए। आप सीरियल देखिए, धारावाहिक देखिए, एपिसोड्स, उसमें हर एपिसोड में लगभग प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है, अवैध संबंध दिखाया जाता है और बीच बीच में अश्लील विज्ञापन, मिर्च मसाला लगा हुआ अश्लील विज्ञापन दिखाया जाता है। इसके अलावा आप फिल्मों को देख लीजिए, जो मूवीज़ आजकल की आ रही हैं, वेब सीरीज जो आजकल के आ रहे हैं, उसमें क्या दिखाया जा रहा है? उसमें यही सब दिखाया जा रहा है, प्रेम दिखाया जा रहा है, हिंसा दिखाया जा रहा है, सेक्स दिखाया जा रहा है, यही सब दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, क्या कहते हैं कि इंटरनेट देखिए। इंटरनेट के कितने साइट्स ऐसे हैं जिस पर अश्लीलता से भरपूर है कि नहीं? इंटरनेट पे आप जाइए, देखिए, उसमें एक से एक अश्लील चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब इसका असर देखिए। इसके अलावा कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अर्धनग्न प्रदर्शन, कम से कम कपड़े पहन करके प्रदर्शन करती हैं। मतलब अधिक से अधिक ख्यात बटोरने के लिए वो कम से कम कपड़े पहन करके जो है अपना प्रदर्शन कर रही हैं। उनका फैशन देखिए, उनका पहनावा देखिए, उनका प्रदर्शन देखिए। उर्फी जावेद को देख लीजिए, राखी सावंत को देख लीजिए, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं, आप उनको देखिए। तो ये सब जितनी भी हमको ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, सब महिलाओं पर ही केंद्रित, चाहे वह आप देख लीजिए, चाहे डांस हो, चाहे वह अवैध संबंध हो, चाहे वह प्रेम प्रसंग हो, चाहे वह फैशन हो, चाहे वह सेक्स वगैरह हो, हर चीज़ के केंद्र बिंदु में कौन है? महिलाएं। अब आप ये सोचिए कि इन सब में कितना नैतिकता है। ये जो हमारे तरह तरह के ये जो है, क्या कहते हैं, मूवीज़ हैं, एपिसोड्स हैं और वेब सीरीज है, फिल्में हैं, इन सब में यही सब तो दिखाया जा रहा है। प्रेम दिखाया जा रहा है, सेक्स दिखाया जा रहा है, हिंसा दिखाया जा रहा है, यही तो दिखाया जा रहा है। तो आज का जो समय है वह बड़ा खराब है। मतलब आज का जो समय एक तरह से इसे कह लीजिए कि ये वासना का दौर चल रहा है या सेक्स के महिमा मंडन का दौर चल रहा है या दुराचरण का दौर चल रहा है। कुल मिला करके यह बहुत ही गंदा दौर चल रहा है। अब इन सब में कितनी नैतिकता है? इसके अलावा आप ये देखिए, बचपन से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है ना, मोबाइल बचपन से ही, और वो भी कौन सा मोबाइल? एंड्रॉयड मोबाइल। और उसके बाद उसमें सस्ता रिचार्ज, तो महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बढ़ेगा ही। आप देख लीजिए, घरों में बच्चों को देख लीजिए, बड़ों को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति मोबाइल में लगा है। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, न तो माँ बाप को देखने की फुर्सत है, न तो माँ बाप को जानने की फुर्सत है। तो आखिर इसका प्रभाव क्या होगा? और अभी आपने देखा होगा, 4 महीने पहले यहीं बगल में झांसी की बात है, 12 और 13 साल के 2 बच्चों ने, 2 लड़कों ने 11 साल की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और जांच में यह तथ्य सामने आया
कि दोनों बच्चे जो है, दोनों लड़के 12-13 साल के, वो मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखते थे और उस वीडियो को देखने के पश्चात उन्होंने उस लड़के के साथ दुष्कर्म किया। ये केवल एक घटना की वानगी भर है। अब आप देखिए, हमारा जो संचार माध्यम है, अब इस पर देखिए कितना नियंत्रण है। एक बार की अगर हम ये मान लें कि महिलाओं के खिलाफ कठोर कानून बने, लेकिन इन सब संचार माध्यमों पर कितना नियंत्रण है, इसके खिलाफ कितने कठोर कानून बने। आप अश्लील साइट्स को देख लीजिए, क्या उस पर सरकार का नियंत्रण है? आप फिल्मों को देख लीजिए, मूवीज़ को देख लीजिए, आप एपिसोड्स जो धारावाहिक को देख लीजिए, उसमें तरह तरह के जो संबंध दिखाए जा रहे हैं, प्रेम प्रसंग दिखाया जा रहा है, अवैध संबंध दिखाया जा रहा है, क्या इस पर सरकार का बहुत नियंत्रण है? नहीं है। तो इन्हीं सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वह सब इसी के कारण। इसलिए ये सब जो साइट्स है ना, बच्चों के, युवाओं के मन को विचलित कर रहे हैं, मन को विचलित कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो महिलाओं के खिलाफ तो अपराध बढ़ेगा। तो जब तक इन सब पर भी नियंत्रण न हो, तब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ने से क्या रोका जा सकता है? लेकिन फिर भी मेरा यही आग्रह है, यहाँ जो हमारे बंदी बैठे हैं, और हम समझते हैं कि 18 से 30 साल तक की आयु के ज़्यादातर जो बंदी है, आज का जो रेशियो है उसमें पॉक्सो एक्ट में, छेड़खानी में और दुष्कर्म की घटनाओं में ही आ रहा है। तो अगर आपको बचना है इन सब घटनाओं से, तो आपको अपने को नैतिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने को चारित्रिक रूप से मजबूत बनाना पड़ेगा। तब तो महिलाओं के खिलाफ अपराध से आप बच पाएंगे, और नहीं तो नहीं।